वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में SSC-MTS 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर के 9/8/2019 के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/8/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई राशि जो है साधारण ब्याज पर 7 साल में कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में जो है मूल राशि जो है कितना गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी धनराशि हम लोग मान लेते हैं कितना P है, वो जो है कितना गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, यानी कि कितना हो जाती है, 2P हो जाती है। हम लोगों ने माना कि कोई भी राशि यानी कि धनराशि क्या है, P है, वो जो है 7 साल में कितना हो जाती है, 2P हो जाती है। यानी कि कितने का इसमें ब्याज जुटा है 7 सालों के अंदर, तो P से 2P हो गई, यानी कि प्लस P का साधारण ब्याज जुटा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो 5 गुना यानी कि P का कोई धनराशि जो है 5 गुना कितना हो जाएगी, 5P हो जाएगी। तो अगर प्लस P जो है कितने साल में होता है, 7 साल में होता है। P से कोई धनराशि 2P बनती है तो कितने साल में, 7 साल में। यानी कि P जो उसमें ब्याज मिला वो कितने साल में मिला, 7 साल में P जो है आपकी ब्याज मिली है। तो आपसे यहाँ पर 5P क्या है, कुल जो है धनराशि है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो 5P क्या है आपका, कुछ समय के बाद का मिश्र धन है, यानी कि 5P, और P आपका क्या है, मूलधन है। तो 5P माइनस P करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4P, यानी कि 4P आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर 1P 7 साल में होता है तो 4P कितने साल में होगा, अगर 1P 7 साल में होता है तो 4P 7 चौका 28 साल में होगा। यानी कि वो राशि खुद का 4 गुना कितने समय में होगी, 28 साल में होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में दिए गए कि यह दंड आरेख 2 कंपनी P और Q द्वारा जो है 2011 से 2017 के दौरान जो है अर्जित लाभ यानी कि जो प्रॉफिट गेन किया उनको जो दर्शाता है। ये आपसे ग्राफ के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 2011 में ये जो है आपका ब्लू वाला वो क्या है, P है। ये जो आपका वॉयलेट वाला यानी कि जो दिख रहा है वो आपका क्या है, Q का जो है अर्जित लाभ है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक साथ मिलकर दोनों कंपनियों का लाभ किस वर्ष में अधिक था। यानी कि P और Q मिलाकर प्रत्येक वर्षों का अगर लाभ जो है मिलाया जाए तो किस वर्ष में सबसे अधिक लाभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो P और Q में कुल मिलाकर कितना लाभ हुए, तो 48 और 32 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 48 और 32, 4 3 7 1 8, यानी कि 80 यूनिट जो है आपका क्या है, 80 लाख जो है आपका क्या है 2011 में लाभ हुआ है। 2012 में जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 40 और 25, यानी कि कितना होगा, 65 होगा। फिर यहाँ पर 2013 में जोड़ेंगे 45 और 55, आपका कितना होगा, 5 और 9 और 5 5 10, यानी कि 100 होगा। 2014 में जोड़ेंगे तो 42 और 50, आपका कितना होगा, 5 और 9, यानी कि 92 होगा। 2015 में जोड़ेंगे तो 6 3 9 96 होगा। 2016 में जोड़ेंगे तो 40 और 20 60 होगा। और 2017 में जोड़ेंगे तो 35 35 70 होगा। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन से साल में दोनों कंपनियों का मिलाकर सबसे अधिक लाभ हुआ। तो यहाँ पर सबसे अधिक लाभ हमें क्या दिख रही है, 100 लाख दिख रही है, जो कि कौन से साल में हुआ था, 2013 साल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y रेशियो x का वैल्यू क्या होगा। यानी कि इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि x का 40% किसके बराबर है, y के 50% के बराबर है। तो हल करेंगे यहाँ पर से परसेंट कट जाएगा,
एक शून्य आपका चला जाएगा। तो यक्स और वाई का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यक्स बाई वाई आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, वाई रेशियो यक्स का वैल्यू चाहिए। तो वाई का वैल्यू कितना है 4 यूनिट और यक्स का वैल्यू कितना है 5 यूनिट, यानी कि वाई और यक्स का रेशियो में जो है वैल्यू कितना आएगा 4:5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि 20% माल 50% के लाभ पर, 40% माल 20% के हानि पर, 20% माल 5% के हानि पर और शेष माल को बिना किसी हानि या लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, तो समग्र लाभ प्रतिशत यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो है क्या है 100 सामान है, टोटल जो है क्या है 100 सामान है। हम लोगों ने माना कि टोटल 100 सामान है और प्रत्येक सामान का मूल्य कितना है 1 रुपया है, यानी कि एक सामान का मूल्य 1 रुपया। टोटल कितने सामान है 100 सामान है, तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे 100 रुपये हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया सिंप्लीफिकेशन को, यानी कि इसको जो है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माना कि टोटल वस्तुओं की संख्या क्या है 100 है, प्रत्येक वस्तु का दाम 1 रुपये है, तो कुल वस्तुओं का दाम कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमें अब वस्तुओं की संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, इसे अब हटाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ये जो आप मान लिए कि 100 सामान का वैल्यू कितना है 100 रुपये, यानी कि अगर बोले जाए कि 20% का माल, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कुल रुपया का 20%, क्योंकि 20% का सामान, क्योंकि यहाँ पर से अगर 20% का सामान निकालेंगे, 100 का जो है 20% माल कितना होगा 20 सामान इंटू 1 रुपया करेंगे तो वापस 20 रुपये आएगा। तो हम लोग अब सामान पर नहीं जाके सिर्फ रुपये पे फोकस करेंगे। तो 20% सामान यानी कि माल को क्या करेंगे रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 का जो है 20% कितना होगा 20 रुपये, यानी कि 20% सामान यानी कि 20 सामान का मूल्य कितना है 20 रुपये और उसे बेचा कितने में 50% के लाभ में बेचा, यानी कि 20 रुपये का 50% कितना होगा 10 रुपये। 20 का सामान 10 रुपये के लाभ पर यानी कि कितने में बेच दिया 30 रुपये में बेच दिया। फिर दूसरे वाले में बोला गया कि 40% माल यानी कि 40 रुपये का माल, 40 रुपये के माल कितने में बेचा 20% के हानि में बेचा। तो 40 रुपये का 20% कितना होगा 8 होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो आप साइड में निकाल सकते हैं कि 40 रुपये का 20% कितना होगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा तो कितना होगा 8 रुपये होगा। यानी कि 40 रुपये का सामान उसमें क्या हो रहा है 8 रुपये की हानि हो रही है, यानी कि कितने में बेच दिया 40 - 8 यानी कि 32 रुपये में उसे बेच दिया। फिर बोला कि 20% माल यानी कि 20% माल यानी कि 20 माल कितने रुपये में 20 रुपये में। तो 20 रुपये का माल जो है कितने में बेचा 5% की हानि में बेच दिया। कितने में बेचा 5% की हानि में बेचा। तो 20 रुपये का 5% कितना होगा 1 रुपये, यानी कि 20 रुपये का सामान 1 रुपया कम यानी कि 19 रुपये में बेचा। फिर बोला कि बाकी बचा हुआ जो सामान था तो 20 रुपये का सामान 40 रुपये का सामान 60 रुपये का, यानी कि टोटल जो 80 रुपये का सामान अभी तक बेच चुका है। तो बचा हुआ कितने रुपये का सामान है 20 रुपये का सामान अभी भी बचा हुआ है। और उसे बोला कि ना ही किसी लाभ ना ही किसी हानि में बेचा, यानी कि 20 का सामान कितने में बेच दिया 20 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने रुपये का टोटल सामान था उसे कितने रुपये में बेचा। तो टोटल कितने रुपये में था सामान था तो 40 20 60 20 80 20 100, यानी कि टोटल हम लोगों ने क्या 100 रुपये का सामान था। यहाँ पर हम लोगों ने माना था 100 रुपये का सामान कितने में बेच दिया 30, सभी को जोड़ देंगे तो 9 2 11 इकाई अंक 1 शेष आपका बचा तो 3 3 9 3 3 6 6 1 7 7 2 9 1 10, यानी कि 100 रुपये का सामान कितने में बेच दिया 110 में बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ पर अगर निकालेंगे भी तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 1% का लाभ हो रहा है, लेकिन आप अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 रुपया का 100 का सामान 101 में बेचा यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। सीपी हमेशा नीचे लिखा था और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो 100 चला जाएगा यानी कि 1% का लाभ होगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर बोल सकते थे कि 100 का सामान है 101 में बेचा यानी कि 1% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 1%। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि सेट ए में 7 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत कितना 41 है।
सेट बी में 5 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो दोनों सेटों का कुल औसत क्या होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, ए सेटों का पहले योग निकालेंगे। तो टोटल जो है ए में जो है कितने संख्या है 7 संख्या है और उनका औसत कितना है 41। तो जब गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए सेट के सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो 7 7 88 यानी कि 287 आएगा। अब क्या करेंगे, बी सेट का जो है कुल योग निकालेंगे। तो बी सेट में टोटल कितनी संख्या है 5 संख्या है, उनका औसत कितना है 44 है। गुना करेंगे तो बी सेट का टोटल संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो 5 × 20, हाथ में 2, 5 × 20 2 22 यानी कि 220 होगा। तो हमें चाहिए कि दोनों सीटों का कुल औसत क्या होगा। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो जोड़ेंगे आपका कितना आएगा यहाँ पर 7 8 2 10, हाथ में 1 2 2 4 1 5 यानी कि 507 आएगा। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो दोनों का सीट मिलाकर कुल कितने नंबर थे, तो ए में 7 नंबर थे, बी में 5 नंबर थे, यानी कि कुल मिलाकर कितने नंबर थे 7 5 12 नंबर थे। तो अगर 507 को 12 से भाग करेंगे तो आपके दोनों सीटों का औसत यानी कि एवरेज आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा, 12 चौक 48, 2 बचा तो 12 दूनी 24, आपका कितना बचा 12 दूनी 24, तो 3 बचा, पॉइंट आपका आएगा 3 बचा, 12 दूनी 24, आपका 6 बचा तो 12 25 60 यानी कि 42.25 आपका क्या आएगा, एवरेज यानी कि औसत आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 9 छात्रों को आरोही क्रम में नीचे दिए गए हैं, यानी कि सभी संख्याओं को क्या किया गया, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्या किया गया, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और बोला गया कि अंकों का माध्यिका यानी कि मीडियन कितना है 34 है, तो की का जो है मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे टोटल कितने नंबर है, तो 4 4 8 है, 1 9 नंबर है। तो बीच वाले नंबर, मीडियन में हमेशा कौन से नंबर को ढूंढना होता है, बीच वाले नंबर। बीच वाले नंबर कौन से, ये k+5 आपका बीच वाला नंबर है, यानी कि ये पूरे संख्याओं का मीडियन कितना है k+5 है। और इनका जो है पूर्ण अंक में जो है मीडियन कितना दिया गया 34 दिया गया, यानी कि k+5 किसके बराबर है 34 के बराबर है। तो हल करेंगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 उधर जाएगा तो 34 - 5 आपका कितना आएगा 29 यानी कि 29 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निश्चित ब्याज दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 320 रुपये है। इसी राशि पर इतनी ही अवधि इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक संयोजित है कितना रुपये प्राप्त होता है 384 रुपये प्राप्त होता है। तो वो राशि क्या है, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है मूलधन। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में कितना % होता है 100% होता है, यानी कि हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले यहाँ पर रेट यानी कि आपका दर निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है 2 सालों का साधारण ब्याज कितना दिया गया 320 रुपया दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल में साधारण ब्याज हमेशा क्या होती है, बराबर मिलती है। यानी कि अगर 2 साल में 320 रुपया साधारण ब्याज मिली है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 साल में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है। तो अगर 2 साल में 320 रुपया मिला है तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 320 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 160 रुपये, यानी कि 1 साल में 160 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो दूसरे साल में भी अब जो है यहाँ पर से अब चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है पहले साल में 160 रुपया जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले साल का CI और ESI यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पहले साल में अगर साधारण ब्याज 160 रुपया मिला तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 160 रुपया ही होगा। लेकिन दूसरे साल में आपका ब्याज जो 160 रुपया पहले मिला था वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 160 रुपये पर भी अब क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि दूसरे साल में जो पिछले साल का जो ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, जो कि कितना रुपये एक तरीके से बढ़ गया, 320 की जगह कितना हो गया 384 हो गया। यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं कि 160 पर जो है कितना ब्याज लगा था। तो क्या करेंगे 384 - 320 करेंगे तो आपका कितना आएगा 64 आएगा। यानी कि 160 रुपये पर कितने का ब्याज लगा, 64 रुपये का ब्याज लगा। तो यहाँ पर परसेंट निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो 64 रुपये का ब्याज लगा कितने पर, 160 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका कितना आएगा 0 0
2 से काटेंगे तो 2 8 16 से जो है आप डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर काट सकते हैं, तो 16 चौक 64 आपका कितना हो जाएगा 10 चौक 40% होगा, यानी कि आपका दर कितना आ गया 40%। तो 40% दर है, तो 40% में 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1 साल का ये जो है दर आया है, 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलता है 160 रुपये मिलता है, कितना मिलता है 160 रुपये मिलता है। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। 2 से काटेंगे दोनों तरफ तो 20 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 80 आएगा। हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो आपका 100% का वैल्यू आ जाएगा। 100% आपके बराबर कितना आएगा 8 पचे 40 यानी कि 400 रुपये आएगा। तो वो राशि यानी कि प्रिंसिपल कितनी थी तो 400 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सौर्य ने किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया और इसे जो है 15% की छूट पर बेचता है। तो यहाँ पर जो है मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, उसे बोला कि 40% अधिक में अंकित किया गया है, यानी कि 100% का सामान 40% अधिक यानी कि कितने का अंकित किया 140% अंकित किया। कितना किया 140% अंकित किया। फिर उस पर बोला कि 15% का छूट दिया, यानी कि 15% का छूट फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/20 होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/20 होगा, यानी कि 20 के समान में 3 यूनिट का क्या दिया छूट दिया, यानी कि 20 का समान में 3 यूनिट का छूट, यानी कि कितने में बेचेगा 17 यूनिट में बेचेगा। तो हल करेंगे तो 20 सत्य आपका कितना हो जाएगा 140, 17 सत्य आपका कितना हो जाएगा 119% होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि हमने जो है उस वस्तु को जो है सौर्य द्वारा जो है उस वस्तु को कितने % में बेचा, तो 119% में बेचा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने % का लाभ हुआ, तो 100% का समान था, बेचा कितने में 100% का समान था और बेच दिया कितने में 119% में बेच दिया। तो कितने का लाभ हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 100% का सामान 119% में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है ये 19% का लाभ हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या करना है इन तीनों का योग करना है, इन तीनों का योग करेंगे और इसको जो है पहले वाले का योग को दूसरे वाले योग से भाग दे देंगे। यहाँ पर जो है भाग सबसे पहले जोड़ेंगे अंदर वाले को, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 6 12 3 15, हाथ में 1, 8 7 15, 15 9 24, 24 1 25, तो 5 हाथ में 2, हाथ में 2 आपका हो गया, 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, हाथ में 1, 6 4 10 3 13 1 14, यानी कि 14,455 आएगा। इसको किससे भाग देना है इन तीनों के योग से जो है भाग देना है। तो इन तीनों का भी योग यहाँ पर क्या करेंगे निकालेंगे। यहाँ पर जो है इन तीनों का योग कितना आएगा तो जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13, 13 हाथ में 1, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 1 1 2 2 2 4, यानी कि 14,455 को किससे भाग देना है 413 से भाग देना। तो यहाँ पर जो आपका 4 तिया 12, यानी कि 30 से तो आपका पक्का ऊपर आएगा, तो यानी कि इकाई यहाँ पर जो है 3 आएगा। फिर जो है यहाँ पर 3 पचे 15, यानी कि 5 का तो आपका गुणज होना ही चाहिए। ये जो है 40 के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 से गुना करेंगे यानी कि 12,000 से ऊपर आना चाहिए। कितना भी होगा 12,000 से ऊपर आना चाहिए, और 16,000 से कम आएगा, यानी कि ये संख्या जो है 30 से ऊपर यानी कि 40 से नीचे कटेगी। तो और इकाई अंक जो है 3 पचे 15, यानी कि इकाई अंक 3 से अगर काटना है तो इकाई अंक जो है 5 जब यहाँ पर आएगा तभी जो है आपका कट जाएगी यहाँ पर 14,455। तो यहाँ पर आपका भाग देने पर कितना आएगा 35, यानी कि 35 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 45 × x बराबर 25 ऑफ जो है 900 कितना होगा। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100, हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 9 से 45 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में। 5 से 25 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में A को जो है पासिंग मार्क से 20% कम अंक मिले और B को जो है पासिंग मार्क से 20% अधिक अंक मिले। यदि A और B द्वारा प्राप्त अंकों का योग जो है अधिकतम अंकों का योग के बराबर है तो पासिंग मार्क्स और अधिकतम अंकों का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो अधिकतम अंक, किसी भी विषय का अधिकतम अंक खुद में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। किसी भी विषय का, कोई भी विषय हो, उसका खुद का अधिकतम अंक खुद में जो है कितना होगा? 100% होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स कितना है? x% है। हम लोगों ने मान लिया कि अधिकतम अंक जो है खुद में 100% होता है, और पासिंग मार्क्स हम लोगों ने मान लिया कि x% क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो ए को यहाँ पर बोला गया कि ए जो है पासिंग मार्क्स से 20% कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि x में से 20% कम अंक प्राप्त करता है। और बोला गया कि बी जो है x% में से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि x + 20% अंक प्राप्त करता है। और इन दोनों का योग बोला गया अधिकतम अंक के योग के बराबर है, यानी कि 100% के बराबर है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू यानी कि पासिंग मार्क्स का वैल्यू आ जाएगा परसेंट में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x + 20 - 20 चला जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया? 100। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 50। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है कितना है? 50% है, और अधिकतम मार्क्स कितना है? 100%। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो 50% और 100% का अनुपात होगा परसेंट से परसेंट। 50 से 100 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना अनुपात होगा? 1:2 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 मीटर के दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से और बी जो है सी को 10 मीटर से हराता है, तो ए जो है सी को कितने मीटर से हराता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया सबसे पहले कि जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। कितनी दूरी है? 100 मीटर है। तो यहाँ पर अगर ए जो है पहले पहुँच जाता है, तो ए जो है उसने जो है 100 मीटर दूरी तय कर ली होगी, और बी जो है जिस समय ए पहुँचता है उस समय बी जो है कितना? 10 मीटर पीछे ही रहता है। कितना मीटर पीछे रहता है? यानी कि 10 मीटर पीछे ही रहता है। यानी कि यहाँ पर से हम लोग पता कर सकते हैं कि ए जो है ए जितने देरी में 100 मीटर जाता है, बी उतने देरी में जो है कितना मीटर जाता है? 90 मीटर जाता है। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया कि बी जो है सी को 10 मीटर से हराता है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक दूसरे लाइन से यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर से बोला जाए कि अगर बी जो है, बी जिस समय पहुँचेगा, बी उस समय कितना चल चुका होगा? 100 मीटर चल चुका होगा। सी के अनुसार, ए के अनुसार अब हमें नहीं देखना है, सी के अनुसार देखना है। तो जब जिस समय जो है बी जो है अंतिम छोर पर यानी कि 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा, उस समय सी कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर। यानी कि उस समय सी जो है 10 मीटर कम दूरी तय करेगा बी से। यानी कि यहाँ पर जो है बी और सी का अनुपात, यानी कि बी जो है जितने देरी में 100 मीटर दूरी तय करेगा उतने देरी में सी जो है कितने मीटर दूरी तय करेगा? 90 मीटर। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:9 होगा। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे तो बी का जो है अनुपात में वैल्यू क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पर 10 है तो 10 को इधर से गुना कर देंगे होल रेशियो में, और 9 को इधर से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा? ए बी सी का सही में अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? ए बी सी का अनुपात में जो है वैल्यू कितना आएगा? 10 × 100, 9 × 90, और 9 नमा कितना हो जाएगा? 81। तो ए जो है कितना? 100 मीटर जाता है, क्योंकि वही तो आपसे पूछा जा रहा है। ए जिस समय पूरी दूरी तय कर लेता है उस समय जो है सी जो है कितनी दूरी तय करता है? ए अगर 100 मीटर दूरी तय कर लेता है, सी 81 मीटर ही दूरी तय कर पाता है। जितने समय में ए 100 मीटर की दूरी तय करता है उतने समय में सी 81 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि कितने दूरी, यानी कि ए जो है सी को कितने मीटर से हरा देता है? तो 19 मीटर से हरा देता है, क्योंकि ए जो है 100 मीटर दूरी तय किया, उतना देरी में 81 मीटर, यानी कि 19 मीटर से सी को क्या किया? उसने हरा दिया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी दुकानदार ने एक वस्तु को जो 180 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। फिर बोला गया कि दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 30 रुपये की छूट दी, तो वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य जो है अंकित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर से सीपी निकालेंगे, क्योंकि बोला गया 180 रुपये में बेचा गया, कितने बेचने पर उसे कितना का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/5 होगा। यानी कि 5 यूनिट का सामान को 1 यूनिट के लाभ में बेचा गया है। यानी कि 180 जो है किसी वस्तु को कितना में बेचा गया? 180 रुपये में, और यूनिट में कितना में बेचा गया? 5 का सामान 1 यूनिट के लाभ में यानी कि 6 में बेचा गया। तो यानी कि 6 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए। सीपी कितना था? 5 यूनिट
था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6 × 18, 5 आपका कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150 रुपये आपका क्या आ गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ गया। फिर यहाँ पर से बोला कि आपको जो है यहाँ पर क्या करता है, 30 रुपये की छूट देता है, यानी कि 180 रुपये में जब बेचा उससे पहले उसने क्या किया, 30 रुपये की छूट दी। तो आपको मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए क्या किया जाता है, एसपी प्लस डिस्काउंट किया जाता है। तो एसपी कितना है, 180 रुपये, और छूट यानी कि डिस्काउंट कितना है, 30 रुपये। तो 80 या 30 आपका कितना हो गया, 210 रुपये हो गया। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया सीपी कितनी थी और मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितनी थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अधिक जो है उस वस्तु का मूल्य किया गया था। तो कितना प्रतिशत, यानी कि 150 का सामान 210 उसका अंकित किया गया था, तो कितने रुपये अधिक अंकित किया गया था। तो 210 माइनस 150 करेंगे तो कितना आएगा, 60। किस पर जो है अधिक अंकित किया गया था, तो सीपी पर हमेशा जो है अधिक अंकित किया जाता है। तो 150 रुपये सीपी है। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 30 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 60, 30 पचे आपका 150, 5 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में, 20 बार में चला जाएगा। तो 20 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40% आएगा। यानी कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि अमर भवन, चेतन तथा दिनेश के पास कुल जो है 150 रुपये यानी कि 150 रुपये है। फिर बोला गया कि दूसरों के पास कुल राशि का 1/4 भाग, दूसरों के पास कुल राशि का 1/4 भाग अमर के पास है। यानी कि दूसरा कौन हो गया, अमर को छोड़कर बाकी सभी लोग क्या हो गए, दूसरे लोग हो गए। यानी कि भवन, चेतन, दिनेश के, इनके जो है क्या बोला जा रहा है, इनके दूसरों के जो है 1/4, यानी कि इनके जो 1/4 किसके बराबर है, अमर के बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो टोटल जो है ये आपका जो है कितना यूनिट हो जाएगा, जो कि इन सभी के बीच में जो है बांटा गया। तो ये आपका 1 यानी कि 4/1 होगा। क्या होगा, 4/1 होगा। तो टोटल कितने यूनिट है, 4 × 5 यूनिट है, और 5 यूनिट बराबर कितना रुपये बांटा गया, 150 रुपये बांटा गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 30 रुपये होंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अमर के पास जो है कितनी राशि है, तो अमर के पास कितनी राशि है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 30 रुपये है। कितना रुपये है, 30 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कोई ठेकेदार जो है 60 दिनों में किसी सड़क को बनाने का ठेका लेते हैं और 70 मजदूर को काम पर रखता है। 25 दिनों के बाद उसने जो है देखा कि 1/4 जो है काम पूरा हो गया है, तो शेष काम को समय में पूरा करने के लिए उसे और कितने जो है मजदूरों की आवश्यकता होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई क्या होता है, वर्क होता है। और ये आपका क्या होता है, बराबर होता है दूसरे, वही काम को जब दूसरे व्यक्ति करते हैं तो दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरे घंटे बटा दूसरा काम, ये आपका बराबर होता है। तो ये फार्मूला MDH फार्मूला से आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 70 मजदूर जो है, यहाँ पर इस तरीके से, ये 60 दिन हमें बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो है बोला गया पहले कि 70 मजदूर जो है कितने दिनों तक काम करते, 25 दिनों तक काम करते हैं। और टोटल काम का कितना काम करते, 1/4 काम करते। तो 1/4 काम से हमें पता चलता है ये जो नीचे 4 है ये क्या टोटल काम है, उनमें से एक काम अभी तक किया गया। यानी कि टोटल कितना काम अभी तक किया गया है, 70 व्यक्ति मिलकर 25 दिनों में एक काम किया अभी तक है। तो बाकी बचा जो काम है, वो कितने दिनों में पूरा करना होगा, 25 दिन अभी तक ले चुके हैं, टोटल काम हमें 60 दिन में पूरा करना है। तो बाकी कितने दिन का काम बचा हुआ है, अभी भी 35 दिन का काम बचा हुआ है, जो कि कितने व्यक्ति करेंगे वो हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ मैन यम है, यम हम लोगों ने मान लिया। और बचा हुआ काम कितना है, 4 काम था उसमें से 1 काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है, 3 काम बचा हुआ है। हल करेंगे, यहाँ पर से आदमियों की संख्या आएगी जो कि उसे लगानी है। यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, यम बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तिया 150 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि दूसरे इस काम को समय में पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अब 150 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपसे अभी ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि पहले अगर 70 मजदूर थी तो उसमें कितने की वृद्धि की जानी चाहिए कि समय पर वो कार्य समाप्त हो जाए। तो 70 मजदूर थी,
काम जो है समाप्त करने के लिए कितना मजदूर चाहिए, हमें 150 मजदूर चाहिए। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 70 पहले था 150 करनी होगी, यानी कि कितने वृद्धि करनी होगी निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 माइनस 70 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 आएगा। यानी कि क्या करना चाहिए, हमें 80 मजदूरों की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में कंपनी पी में किस वर्ष में सर्वाधिक लाभ यानी कि वृद्धि जो है सबसे अधिक लाभ की किस वर्षों में हुई है पिछले वर्षों की तुलना में, ये आपसे पूछा जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 2011 से 2012 में लाभ में जो है क्या हुई है, कमी आई, यानी कि ये गलत है। मतलब हमें वृद्धि चाहिए, गलत से नहीं मतलब है, हमें क्या चाहिए, वृद्धि जो है किसमें सर्वाधिक हुई है, ये हमें ध्यान देना। तो 32 से क्या हो गई, 25 हो गई, यहाँ तो कमी हो रही है लाभ में, तो ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर देखेंगे 25 से क्या हुआ, 45 चला गया, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई है, +20, यानी कि +20 लाख की जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 45 से 42 चला गया, तो इसमें भी कमी देखने को मिली है। 42 से कितना गया, 60 गया, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, 18 लाख की वृद्धि देखने को मिल रही है। 60 के बाद 40 गया, तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। 40 से 35, तो ये भी कमी है। तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतर जो है लाभ में वृद्धि कब देखने को मिली है, 12 से 13, यानी कि 2013 में जो है पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि लाभ में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि 2013 में आपकी सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक साथ काम करते हुए ए और बी जो है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी जो है 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो ए जो है शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए बी जो है कितने दिन का समय, अकेले जो है उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लेंगे बी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो 12 दिनों में काम कर लेते हैं। लेकिन बोला गया कि वो दोनों मिलकर 12 दिन तक नहीं, केवल 9 दिनों तक काम करते हैं। तो अगर ए और बी कुल मिलाकर 12 दिन में काम करते हैं, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/12 होगा। अगर दोनों मिलकर कुल काम 12 दिनों में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 होगा। दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 9 दिनों तक काम करते हैं। यानी कि कितना काम कर चुके हैं, हल करेंगे तो 3/4 कितना, यानी कि कुल काम का 3/4 काम कर चुके हैं। तो बचा हुआ काम कितना, 1/4 काम बचा हुआ है। टोटल काम हमेशा जो है कितना होता है, 1 होता है। तो 1/4 काम अभी भी बचा हुआ, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, ए के द्वारा किया जाता है। कितने दिनों में किया जाता है, 5 दिनों में किया जाता है। तो हमें ए जो है कुल कार्य का कितने दिनों में करेगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। यानी कि 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ए जो है अकेले कितना दिनों में कर सकता है, उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि बी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और ए अकेले 3 यूनिट काम करता है। तो बी कितना यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट। 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट। यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो बी को करना कितना काम है, टोटल 60 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का समय निकल जाएगा, जो कि अकेले काम करने में उसको लगेगा। तो 2 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। यानी कि बी उस काम को अकेले 30 दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्तीय शंकु का ऊंचाई 10% की कमी होती है और उसकी त्रिज्या जो है 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन, यानी कि उसमें जो है क्या जो है अंतर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। तो यहाँ पर जब इसके जो है वृद्धि जो की जाएगी वो हमेशा स्थिति में, पहले वाले स्थिति में भी और बाद वाले स्थिति में भी 1/3 पाई क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो इसे हमें कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है।
आर कितने बार बदलाव होगा, 2 बार बदलाव होगा, और ऊंचाई का 1 बार बदलाव होगा। यानी कि अगर हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितना होगा, 1/10 होगा। यहाँ भी आपका 1/10 होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आर स्क्वायर बोला जा रहा है, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या में क्या हो रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 10 यूनिट से कितना हो जा रहा है, 11 यूनिट हो जा रहा है। तो 10 यूनिट की कोई त्रिज्या जो है कितनी हो जा रही है, 11 यूनिट हो जा रही है। और ये कितने बार करना, आर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, यानी कि 10 यूनिट की त्रिज्या 11 यूनिट हो जा रही है। ऊंचाई है 1 बार करना, यहाँ पर बोला जा रहा है ऊंचाई 10% की कमी हो रही है, यानी कि 1/10 की कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो है 10 यूनिट का कोई ऊंचाई में 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि 10 यूनिट की कोई ऊंचाई जो है कितनी यूनिट हो जा रही है, 9 यूनिट हो जा रही है। इधर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पहले वाले अनुपात यानी कि वॉल्यूम का, आयतन का ये जो है आपका पहले वाले का रेशियो निकलेगा, ये आपके बाद वाले का रेशियो निकलेगा। हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000, 11 × 11 × 9 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 11 121, 121 × 9 तो 9, अब 12 9 108, यानी कि 1189 आपका आएगा। यानी कि 1000 से कोई जो है आयतन कितना हो जा रही है, अनुपात के हिसाब से 1089 आपका हो जा रहा है। तो कितने की यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है, 89 यूनिट की जो है वृद्धि हो रही है। कितने में, 1000 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परिवर्तन प्रतिशत निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर तो 2 0 2 0 चला गया, पॉइंट में वैल्यू है तो आपका कितना आ जाएगा, 18.9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ पर जो है वृद्धि हुआ था तो क्या होगी, 8.9% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई कमरा घन के आकार का है, यानी कि क्यूब के आकार का है, और उसमें रखी गई जो है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है घन का जो है मैं आपको यहाँ पर फिगर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं फिगर पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, घन यानी कि क्यूब बन गया। क्या बन गया, ये थोड़ा सा मेकअप हो गया। ये आपका क्या बन गया, घन यानी कि क्यूब बन गया। इसमें बोला जा रहा है कि जब जो है इसकी सबसे लंबी जो छड़ रखी जाएगी वो किस आधार पर रखी जाएगी, इसके विकर्ण के आधार के जैसे रखी जाएगी। यानी कि किसी भी क्यूब का जब आपसे बोला जाए कि सबसे लंबी छड़ उसमें फिट करनी है तो कैसे फिट करना होगा, उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल के आकार के हिसाब से उसे फिट करना होगा। तो किसी के घन के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 × भुजा होता है। क्या होता है, √3 × भुजा या फिर √3 × साइड बोल सकते हैं। डायगोनल का ये फॉर्मूला होता है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से भुजा की लंबाई निकल जाएगी। हल करेंगे तो √3 चला गया, भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फर्श का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो नीचे वाला ये जो फर्श आपको दिख रहा है उसका क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका क्यूब है। क्यूब प्रत्येक भुजा जो है क्या एक वर्गाकार का होता है, यानी कि सभी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर ही होगी। तो नीचे का फर्श वर्ग आकार का है तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी कि क्या करना होगा, हमें 21 का स्क्वायर करना होगा। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसका, इस घन के फर्श का क्षेत्रफल आएगा। और आपको मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक स्क्वायर आप हमेशा याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दी गई अवधि में पी के औसत लाभ और कंपनी क्यू के जो है औसत लाभ का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी का जो है कुल लाभ निकालेंगे सबसे पहले। तो पी का जो है कुल लाभ कितना है, 32 25 3 2 5 यानी कि 57 57 और 5 62 62 और 40 आपका 102 102 और 2 104 104 और 40 आपका कितना होगा, 144 144 और 60 204 204 और 40 244 244 और 5 244 244 और 5 आपका कितना होगा, 249 और 249 और 30 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 279 यानी कि 279 होगा। कितना होगा, 279 होगा। इसका औसत चाहिए तो रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, रेशियो में आपका औसत करेंगे भी तो आपका कट जाएगा। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि कैसे कटेगा। यहाँ पर जो है टोटल कितने साल है,
यहाँ पर आपकी 4 और 3 7 साल है, तो 7 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, औसत भी निकल जाएगा। क्यू का आप देखेंगे, क्यू का जो है लाभ कितना है, यहाँ पर जो आगे आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 279 है, वो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाली आ गई है, क्योंकि बाकी जो है किसी भी ऑप्शन में पहले में 279 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन नंबर 3 परीक्षाओं में टिक करके चले आएंगे। ये नहीं कि आप पूरा चेक करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप परीक्षाओं में डायरेक्ट इस तरीके से ही बनाएंगे कि अगर 279 मिल रहा है तो डायरेक्ट वहाँ पर टिक करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू का जो हम लोग यहाँ पर जोड़ कर देख लेते कि 284 आता है या नहीं। तो यहाँ पर जो 48 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 48 और 40 88, 88 और 5 आपका कितना होगा 93, 93 और 50 आपका कितना होगा 143, 143 और 50 आपका होगा 193, 193 और 6 199, 199 आपका कितना होगा 199 और आपका 30 जोड़ेंगे तो 230 यानी कि 229, 229 अब 20 आपका कितना होगा 249 और 249 और 5 आपका कितना होगा 249 और 5 54 यानी कि 254 और 30 कितना होगा 284। इसका भी औसत निकालने के लिए टोटल 7 साल है, तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 7 कट जाएगा। रेशियो में क्या हो जाएंगे, अनुपात का जिस भी संख्या से भाग करते हैं वो कट जाता है, तो आपका कितना आ जाएगा 279 रेशियो 284 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है ऐसा है जिसका अंश जो है हर से 5 कम है और साथ ही अंश का 4 गुना से 1 अधिक है, साथ ही अंश का 4 गुना जो है हर से क्या है 1 अधिक है। सबसे पहले इसे जो हम लोग बाई ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका इस तरीके के प्रश्न बाई ऑप्शन से ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लाइन में बोला गया कि जो भिन्न है उसका अंश जो है हर से क्या होना चाहिए 5 कम होना चाहिए। तो ऊपर वाला अंश यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है अंश जो है हर से कितना कम होना चाहिए 5 कम होना चाहिए। तो 8 से कितना कम 5 कम, यानी कि 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि सही है। 12 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, सही है। 7 - 5 करेंगे तो 2 सही है। 7 - 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी कि ये चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगले लाइन में बोला गया साथ ही अंश का 4 गुना, यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का 4 गुना हर से 1 अधिक है, यानी कि अगर ऊपर वाले का 4 गुना करते तो वो नीचे वाले से क्या होना चाहिए 1 अधिक होना चाहिए मात्र। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ नीचे से तो 4 अधिक हो जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर ऊपर वाले में 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28, नीचे वाले से तो बहुत अधिक हो जा रहा है, कितना 16 अधिक हो जा रहा है, यानी कि ये गलत है, 1 अधिक होना चाहिए सिर्फ। यहाँ पर गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, जो कि नीचे से कितना अधिक है 1 अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि x × y का तात्पर्य है x और y का मासा से है, और x @ y का तात्पर्य x और y के लासा यानी कि एलसीएम से है। तो 72 × 84 यानी कि @ 144 क्या होगा। तो इंटू का मतलब क्या होता है x और y के मासा, यानी कि 84 और 72 और 84 का मासा हमें निकालना होगा, क्योंकि इंटू का मतलब एक तरीके से क्या मासा हमें चाहिए किसका 72 और 84 का। तो 72 और 84 का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8 4 12, तो 12 6 72, 12 7 84। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक तरीके से कितना आएगा 12 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया 12। हम लोगों ने कैसे निकाला, डिफरेंस निकाला, वही आपका क्या होगा एचसीएफ हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 12। अब क्या करना है 12 @ पर अब हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि x और y यानी कि @ का मतलब क्या लासा यानी कि एलसीएम चाहिए, यानी कि 12 और 144 का हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो 12 और 144 का एलसीएम कितना होगा 144 ही होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 144 यानी कि 144 आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो छठी संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है 26 है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम छह संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रथम छह संख्याओं का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 टोटल जो है कितनी संख्या है, 6 संख्या है, उनका औसत कितना है, 26 है। तो जब 6 × 26 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 156। कितना आएगा, 156, यानी कि पहली 6 संख्याओं का अंकों का योग कितना आएगा, 156 आएगा। फिर जो है बोला गया अंतिम 6 संख्या, टोटल अंतिम जो है कितने संख्या है, 6 संख्या, उनका औसत कितना है, 36 है। तो गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, उन 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 36 6 कितना होता है, 216। योग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, योग करेंगे तो आपका यहाँ पर जो आपका छठवां यानी कि 6 नंबर का जो संख्या होगा वो आपके प्रथम 6 संख्याओं में भी जुटा हुआ रहेगा और अंतिम 6 संख्याओं में भी जुटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले योग इसका निकालेंगे। कितना आएगा आपका, 6 6 12, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 2 1 3 1 2 1 3, यहाँ पर यानी कि 372 आएगा। ये आपका क्या हो गया, इसमें योग में जो है 6 को क्या किया गया, 2 बार काउंट किया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 संख्याओं के योग से अगर माइनस कर देंगे तो एक संख्या यानी कि छठी संख्या का क्या निकल जाएगा, अंकों का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 × 32 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 320। 320 आप प्लस 32 आपका करेंगे तो कितना आएगा, 352 आएगा। यानी कि माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, छठा संख्या निकल जाएगा। तो 372 माइनस 352 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि छठी संख्या कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है यदि धारा की गति शांत जल में 9 की गति का 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि धारा की चाल जो है 9 की चाल का 20% यानी कि 1/5 है। यानी कि अगर 9 की चाल 5 यूनिट है तो धारा की चाल कितनी है, 1 यूनिट है। ये क्या आ जाएगा, रेशियो में। फिर यहाँ पर बोला गया कि वह जो है 150 मिनट में 120 किलोमीटर की उधर प्रवाह यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि धारा की विरुद्ध दिशा में दूरी तय करता है। तो नाव की जो है अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ में नाव की गति कितनी है, ये आपसे बोला जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नाव की गति और धारा की गति निकालनी होगी। यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो है चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। किसके, धारा के विरुद्ध की चाल निकालनी है। तो कितना आपका जाएगा, टोटल जो है दूरी 120 किलोमीटर, कितना समय लगता है, 150 मिनट का समय लगता है। लेकिन दूरी किलोमीटर में है तो हमें समय भी क्या करना होगा, घंटा में चेंज करना होगा। तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 60 150 का होगा। अगर 60 से भाग देंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर 3 चौक 12, 3 पचे 30 पचे 15, 5 से काटेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि धारा के विरुद्ध जो है 9 की चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो यूनिट के हिसाब से जो है धारा के जो है विरुद्ध जो है 9 की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल 1 है, 9 की चाल कितनी है, 5 यूनिट है। तो धारा के विरुद्ध की चाल कितनी हो जाएगी, 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका यहाँ पर जो है धारा की चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 यूनिट है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 9 की गति कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये आपकी धारा की चाल है, ये आपकी नाव की चाल है। हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की सब साथ जाएगी वो नाव, तो किस चाल से जाएगी। तो दोनों का क्या हो जाएगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा चाल, 60 + 12 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज का में कोण 1:1:2 के अनुपात में है और उसकी जो है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है तीनों का कोण जो है अनुपात में दिया गया। यूनिट जो है आपको पता होना चाहिए, किसी भी जो है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अनुपात का योग कितना होगा, 2 1 3 1 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 180 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री।
तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं कि एक आपका कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसा बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। कैसे बना रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। दूसरा भी 1 यूनिट है यानी कि 45 डिग्री। और तीसरा जो है क्या है 2 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 45 डिग्री तो दूसरे यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 6√2 है। तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा ही सबसे लंबी भुजा होगी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 6√2 है। तो ये दोनों अगर आपस में भुजा लंबाई है तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर देख लीजिएगा, आपका 6 ही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही आसान होगा निकालना। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो डायरेक्ट बहुत ही आसान है निकालना। ये 6√2 है तो ये क्या बन जाएगा 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा जा रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना 20 गुना हाइट, यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो क्या करेंगे हाफ इंटू 6, ऊंचाई कितना है 6, हल करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया आपका कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल एरिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।